प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले कक्षा में हमने चर्चा किया था, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और मुख्य कारणों पर चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज की चर्चा में सबसे पहले भारतीयों का विदेश गमन, जैसा कि कल हमने बात की थी कि उस समय में आवागमन और संचार साधनों का विकास अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य हितों के लिए किया था, भारतीयों को सुविधा देने के लिए नहीं किया था, लेकिन इसके अंग्रेज़ों को अवांछित परिणाम भी मिलने लगे। भारतीयों का आवागमन न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक भी बढ़ने लगा। जब भारतीयों का एक समूह जो विदेश यात्राएं करने लगा, जैसा कि शास्त्रोक्त कारणों से या कुछ मिथकों के कारण से समुद्री यात्राएं भारतीय समाज में वर्जित मानी जाती थी, अब वो ये वर्जना कम हुई और भारतीय विदेश गमन करने लगे, विदेशों को जाने लगे। तब भारतीयों ने जाकर के विदेशों में जब अंग्रेजी शासन के द्वारा स्थापित संस्थाओं को देखा, अंग्रेजी शासन प्रणाली को वहाँ देखा, तो उन्हें दोहरेपन का आभास होने लगा। उसी ब्रिटिश शासन की प्रजा उस समय भारतीय जनता है और वही ब्रिटिश शासन ब्रिटेन में और कई सारे साम्राज्य के कई सारे हिस्सों में फैला हुआ है। तो भारतीयों के साथ उसी शासन के द्वारा कैसा बर्ताव किया जाता है और वही शासन और वही अंग्रेजी राज द्वारा स्थापित संस्थाएं ब्रिटेन में यूरोपियन नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, तो ये तुलना जो है अब भारतीय आपस में करने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा असंतुलन उनको भारतीयों को अंग्रेज़ों के व्यवहार में दिखाई देता है, जैसा कि वो अब तक प्रचारित करते आ रहे थे कि अंग्रेज जो हैं वो बड़ी न्यायप्रिय जाति हैं। और कुछ भारतीय लेखकों ने तो इतना तक लिख दिया था कि अंग्रेज सूर्य के प्रकाश के नीचे ब्रिटिश जाति से अधिक न्यायप्रिय कोई जाति नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों का न्याय कैसा था और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार का न्यायिक आदर्श भारत में स्थापित करने का और प्राप्त करने का प्रयास किया, ऐसा एक बहुत पुराने वाद में सर आनंद कुमार के वाद में देखा जा सकता है। इसमें प्रसिद्ध वाद हुआ नंद कुमार का वाद, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस और जो हैं गवर्नर जनरल के बीच में दुर्भी संधि होती हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में मित्र होते हैं, और किस प्रकार से नंद कुमार को झूठे मामले में फंसाकर उसको मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखने लगे तो उनको पता चला कि वास्तव में वह न्यायप्रिय जाति नहीं है, जिसको वहाँ जा कर के उन्होंने अनुभव किया। तो इस कारण ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम जोरदार तरीके से किया। नेक्स्ट कारण यहाँ पर समकालीन विदेशी आंदोलनों का और घटनाओं का प्रभाव। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर, भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर तत्कालीन विश्व की प्रमुख आंदोलनकारी प्रमुख घटनाओं का प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ा, क्योंकि जब भारत के राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन के समक्ष अपने आप को असहाय महसूस करते थे या निराश महसूस करते थे, ऐसी स्थिति में विश्व में हो रही कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती थी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस की राज्य क्रांति, आयरलैंड का होम रूल आंदोलन, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी प्रेरणा भारतीय राष्ट्रवादियों को मिली। यद्यपि ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं थी और न ही भारत में गठित हुई थी, इनका संबंध और इनका स्थान भारत से सुदूर मुल्कों में स्थापित था, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रवादियों को प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुआ। और इन्हीं घटनाओं और इन्हीं आंदोलनों से प्रेरणा लेकर के भारतीय राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ाने लगे। अब चूँकि देखा यह गया कि करीब करीब जो है विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और जो उपनिवेश बनाए थे इन्होंने, वो धीरे धीरे वहाँ पर क्रांति हो रही थी, धीरे धीरे वो उपनिवेश आज़ादी प्राप्त करने लगे थे। चूँकि एक समय ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता है, तो ये मात्र मिथक है, किंवदंती नहीं थी। भौगोलिक
भौगोलिक दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर इतना विस्तृत भूभाग पर था कि एक समय दिन और एक समय रात वहाँ पर नहीं होता था। अब धीरे धीरे ये मिथक टूटने लगा था। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य के ऐसे गौरवशाली परंपरा को विश्व के कई हिस्सों ने नकारना प्रारंभ किया, कई हिस्सों के मानवीय समुदायों ने इस शासन से मुक्ति पाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। तो ऐसी घटनाओं की सूचना जब भारतीय राष्ट्रवादियों को प्राप्त हो रही हैं तो उनको भी एक जोश के वातावरण प्राप्त होता है, जिससे वो अपने राष्ट्रवादी आंदोलन पर पुनः चल पड़ते हैं और निराशा को दूर करके पूरे उत्साह के साथ आगे कार्य करने लगते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि मध्यम वर्ग का उदय भारत में हो रहा है। अंग्रेजी शासन प्रणाली ने ब्रिटिश शिक्षा प्रारंभ की और अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने के कारण से एक ऐसे समूह का उदय भारतीय समाज में हुआ जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें मुख्यतः पत्रकार हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, कुछ ऐसे पैसे से संबंधित लोगों का समूह अब भारत में बढ़ रहा है। और ये जो समूह हैं वो एक तरीके से राष्ट्रवाद के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने में लगा हुआ है, क्योंकि अब तक जो समूह था, जो जन समूह था, वो एक तरीके से भाव शून्य था, राष्ट्रवाद के प्रति चेतना शून्य था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो स्थितियां ऐसे पैदा कर दी थी कि भारतीय जनमानस एक तरीके से अपने स्वदेश के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति सो चुका था। उसके मानस पटल पर ऐसी कोई भावनाएं अंकित नहीं रह गई थी कि वो राष्ट्रवाद की बात कर सके, आज़ादी की, स्वतंत्रता की, स्वदेश की बात कर सकें। तो एक मध्यम वर्ग के उदय ने, जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने निभाई। तो मध्यम वर्ग अब जो है अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होने लगा था और अब वह ये विचार करने लगा था कि ये विदेशी शासन है और इस विदेशी शासन से मुक्ति पानी चाहिए या उसके अन्याय का विरोध करना चाहिए। यद्यपि ये मध्यम वर्ग अंग्रेजों से तत्काल कुछ प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके विचारों की पृष्ठभूमि पर आगे चल कर के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। तो मध्यम वर्ग का उदय एक बहुत बड़ी घटना राष्ट्रवाद के कारणों में, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में मानी जा सकती है, क्योंकि इस वर्ग ने भारतीय जनमानस में एक ऐसा विचार प्रेरणा, विचार क्रांति पैदा किया था जो कि अब तक नहीं था। जैसा कि अंग्रेजों ने एक ऐसा विचार डाल दिया था कि जो है भारत में शासन व्यवस्था ये लोग नहीं चला सकते हैं, या शासन करने की कला इन लोगों में नहीं है, या ये लोग कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं कर सकते हैं, या हम जो कर सकते हैं वो यूरोपियंस ही कर सकते हैं, या ईश्वर ने यूरोपियंस को ही इसके लिए बनाया है। ऐसा विचार भी उन्होंने प्रसारित किया था। तो उस विचार से और लगातार गुलामी के वातावरण से भारतीय जनमानस एक तरीके से चेतना शून्य हो चुका था। उस चेतना शून्य जनमानस के मानस पटल पर इस मध्यम वर्ग ने एक विचारधारा अंकित करने का प्रयास किया और उसी के क्रम में जो है आगे चल करके उसी विचारों के पृष्ठभूमि पर आपके राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन खड़ा हुआ। तो मध्यम वर्ग का उदय एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर मानी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारण अकाल और महामारी। 1876, 1878 अकाल भी पड़ा और महामारी भी फैली। अब चूँकि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस ज़माने में पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो चुकी थी। जैसा कि आज हमें बार बार ये बताया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि से आता है, लेकिन ये बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ तथ्य हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारत कृषि प्रधान होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रकार का आर्थिक तंत्र विकसित किया भारत में, जिससे हमारे ग्रामीण जो कारीगर थे, ग्रामीण जो कुटीर उद्योग धंधे थे, वो सारा ढांचा नष्ट हो गया और कारीगर या तो कारखानों में मजदूरी करने को मजबूर हो गए या पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित होने लगे, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता गया। और यहीं से फिर धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि भारत कृषि प्रधान है और भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से ही आता है। लेकिन देखने वाली
बात है कि जब भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, मानसून का जुआ भी कही जाती है। जब कभी अकाल की स्थितियां हो, अनावृष्टि की स्थितियां हो तो कृषि बड़े विपरीत तरीके से, बुरे तरीके से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जो जन समुदाय कृषि पर आधारित है या कृषि आधारित व्यवस्था से अपना पेट पालता है, उसके लिए बड़ी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये वही समय था जब लगातार अकाल भी पड़ रहे थे और इसके साथ ही महामारी, जो प्लेग के रूप में महामारी उस समय फैली हुई थी। बहुत बड़ा बंगाल और बिहार और उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्रों में प्लेग फैला हुआ था। सरकार ने प्लेग की रोकथाम का दिखावटी प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन उसके भी एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने जैसी बातें उन्होंने की। न तो अकाल में जनता की सहायता सरकार ने की, न ही महामारी में। प्लेग को रोकने का दिखावटी प्रयास किया और एक कमिश्नर नियुक्त किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मिस्टर रैंड जो हैं वो प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए गए और इन्होंने जो है प्लेग रोकने का जिम्मा सरकार ने इनको दिया। मिस्टर रैंड ने अपने आदमियों के साथ में इस प्रकार का जो है, आदमियों को साथ लेकर के जनता के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जो अमानवीय और बर्बर था। प्लेग को छूत की बीमारी मानने के कारण से ये कहा जाता था कि जिस गांव में या जिस मोहल्ले में है तो उससे कुछ आइसोलेट, जैसा कि आज की भाषा में हम कह रहे हैं, उसको आइसोलेशन करने के लिए जो है बीच के घरों को इन्होंने ढहा दिया, बीच के घरों में इन्होंने आग लगा दी और जो सही थे उन लोगों को भी घरों से बाहर कर दिया और घरों में, गाँवों में महिलाओं के साथ में अमानवीय अत्याचार इन्होंने किए। इस प्रकार से जले पर नमक छिड़कने जैसी स्थितियां इन्होंने महामारी के दौरान पैदा की, जो स्वाभाविक तौर से जो हैं भारतीयों के मानस को झकझोर देने के लिए पर्याप्त थी। उनके विचार में ये बात आना स्वाभाविक था कि ये विदेशी शासन है और इसे हमारी चिंता नहीं हो सकती है, इसीलिए इस शासन से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये विचार भारतीयों में फैला, जिसमें अकाल और महामारी के समय ने भी बड़ा योगदान दिया और उस समय सरकार के द्वारा किए गए कार्य, सरकारी अधिकारियों के द्वारा जनता के साथ किया गया बर्ताव महत्वपूर्ण रहा। एक और महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर गिनाया जा सकता है और वो है अंग्रेजी शासन की, ब्रिटिश शासन की भारतीयों के प्रति जातीय घृणा थी, भारतीयों के प्रति जातीय वैमनस्य था। एक रेसिकल एथनिज्म का विचार जो है अंग्रेजों में था भारतीयों के प्रति और कई मौक़ों पर उन्होंने खुले शब्दों में इस बात को व्यक्त भी किया है। अंग्रेजों ने ये विचारधारा प्रचालित किया, ये विचार जो है जनता के सामने रखा कि ईश्वर ने यूरोपियंस को शासक बनने के लिए पैदा किया है। ईश्वर ने यूरोपियंस को शासक बनने के लिए पैदा किया है और विश्व के अन्य मानव समुदायों को शासित होने के लिए ही पैदा किया है। अर्थात यूरोपियंस पैदाइशी रूप से ही शासक होते हैं और अन्य जातियां, अन्य मानव समुदाय शासित होने के लिए ही जो है जन्म लेते हैं। ये विचार अंग्रेजों का था। इस विचार का प्रदर्शन उन्होंने खुले रूप से कई जगहों पर किया और ऐसा बर्ताव भी उन्होंने किया। कई सारे मामलों पर उन्होंने कहा कि इंडियंस आर एज लाइक डॉग्स, ऐसे विचार भी यहाँ के गवर्नर जनरलों ने व्यक्त किए और यहाँ तक कहा कि एक यूरोपियन के बाल की कीमत 7 भारतीयों के बराबर हैं। अर्थात 7 भारतीय मर जाएं लेकिन यूरोपियंस का एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए। जब इतनी बड़ी तुलना शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा भारतीय समुदाय और ब्रिटिश समुदाय के बीच में करना प्रारंभ किया गया तो ये लाजमी था कि भारतीयों में जो है अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा का भाव आना आवश्यक था। तो इस प्रकार जातीय जो घृणा की भावना थी, रेसिकल एथनिज्म का जो विचार था अंग्रेज़ों का, इसने भारतीयों में जो है राष्ट्रवाद को पनपाने में बड़ा योगदान दिया। क्योंकि भारतीयों का अतीत गौरवशाली था और धीरे धीरे भारतीय अपने उस अतीत से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता था कि शासक केवल ब्रिटिशन से हो सकते हैं, यूरोपियन से हो सकते हैं, भारतीय शासक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही उन्होंने ये विचार भारतीयों के मन में डाला था कि भारतीय शासन नहीं कर सकते हैं, शासन की कला भारतीयों में नहीं है। ये जातीय वैमनस्यता जो है धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। इसके अलावा अंग्रेजी शासन की दमनात्मक नीतियाँ, अंग्रेजी शासन की दमनात्मक नीतियाँ,
अंग्रेज, वैसे तो अंग्रेज प्रारंभ से ही भारतीयों का दमन करते आए। कंपनी शासनकाल के दौरान भी लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति से झांसी का इन्होंने हस्तक्षेप किया और भी बहुत सारे जो है दमनात्मक कार्य इन्होंने किए। लेकिन ये जो स्थितियां थी वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में और बलवती हो जाती है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में और बलवती हो जाती है और मिस्टर ब्लंट लिखते हैं कि जब लिटन भारत छोड़कर गए तो भारत क्रांति के कगार पर खड़ा था, क्रांति के मुहाने पर खड़ा था और उसका कारण था लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीतियाँ। सबसे महत्वपूर्ण दमनात्मक नीति इन्होंने जो रखी वो ये थी कि ICS की जो परीक्षाएं थी उनमें उम्र जो है इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इनका उद्देश्य ये था कि ICS की परीक्षाओं में भारतीय विद्यार्थी सफल नहीं हो या भारतीय विद्यार्थी किसी भी तरीके से ICS में नहीं आ पाएँ, क्योंकि इन्होंने पहले तो एक चाल चली थी कि ICS की परीक्षाएं मात्र लंदन में ही आयोजित की जाती थी और उसके लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक था। अब भारतीयों के लिए उस समय जब शिक्षा का ढांचा नहीं था तो ऐसी स्थिति में स्नातक परीक्षाएं पास करके और ब्रिटेन में जाकर के ICS की परीक्षा पास करके ICS में चयनित होना बहुत बड़ा जो है एक तरीके से बहुत बड़ा टारगेट उस समय होता था। लेकिन इस टारगेट को भी कई भारतीय युवा जब पूरा करने लगे तो उन्होंने जो है इसकी उम्र को घटा दिया। 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। अब उस समय उस ज़माने में कई महीने तो भारत से, मुंबई से लंदन बंदरगाह पहुंचने में ही लगते थे, क्यों? लेकिन फिर भी कई भारतीय युवा इस लक्ष्य को भी, इस चैलेंज को भी स्वीकार किया और इस आयु में भी ब्रिटेन जाकर के भी ICS परीक्षाएं लंदन में दे करके भी उसको टॉप किया। मिस्टर SN बनर्जी एक ऐसा ही बहुचर्चित नाम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के एक ऐसे युवा थे जिन्होंने इस सारे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी ICS की परीक्षा लंदन में जाकर टॉप किया। तो उनको जो है मात्र घुड़सवारी के नाम पर जो है सेवा से बाहर कर दिया गया और जो है कुल मिला के ये बात साबित हो गई थी कि अंग्रेज ICS में भारतीयों को नहीं आने देना चाहते हैं। जब इतने बड़े चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी लंदन जाके परीक्षा पास करके ICS टॉप किया SN बनर्जी ने, तो घुड़सवारी नहीं आने का एक छोटा सा इल्ज़ाम उन पर लगा करके उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय युवाओं में असंतोष पनपना लाजमी था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वहीं से पूरे भारत की पैदल यात्रा की, युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया और इन्होंने एक एसोसिएशन का निर्माण किया जिसे इंडियन एसोसिएशन कहा गया, जिसकी चर्चा नेक्स्ट हम करेंगे। ये एक दमनात्मक नीति का एक पहलू। दूसरा जो दमनात्मक नीति अंग्रेजों ने अपनाई, इन्होंने सब कपास से जो है सीमा शुल्क वापस ले लिया। तो कपास से सीमा शुल्क वापस लेने के कारण से जो है आयात निर्यात की जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई और भारत का कपास जो है भारतीयों को अच्छा लाभ नहीं दे पाया और उसका फ़ायदा जो है ब्रिटेन में लंकाशायर की कपड़ा मिलों को मिला, जिससे सस्ते दामों पर प्राप्त कपास से कपड़ा बना और ला करके उसको भारत में महंगे दामों पर इन्होंने बेचना प्रारंभ किया। ये कपास से संबंधित मामला था जो भी दमनात्मक नीति के तहत था। एक इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस एक्ट में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास इन्होंने किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन्होंने रोक लगाई और जो भी संपादकीय भारतीय समाचार पत्रों में लिखे जाते थे या ब्रिटिश शासन की नीतियों को जनता के सामने लाने का प्रयास भारतीयों के द्वारा किया जाता था, उसको दबाने का प्रयास यहाँ पर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके अलावा एक इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इंडियन आर्म्स एक्ट इन्होंने पारित किया। इंडियन आर्म्स एक्ट में बड़े
बहुत ही कठोर प्रावधान रखे गए भारतीयों के लिए हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई और यहाँ तक कि हथियार चलाने पर भी पाबंदी लगाएगी, चाहे वह सेल्फ डिफेंस में ही क्यों ना हो। एक तरीके से हथियार रखना और चलाना इस एक्ट में भारतीयों के लिए मना कर दिया गया, जबकि ये अधिकार अंग्रेज समुदाय के पास और यूरोपियन कम्युनिटी के पास एज इट इज़ बने रहे। ये बड़ा दुविधापूर्ण अधिनियम था जिसे भी भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। तो इस प्रकार से बहुत सारे दमनात्मक कार्य अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ में किए। तो अंग्रेजी शासन की ये जो दमनात्मक नीतियाँ थी, इन्होंने कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने किया और भारतीय जनमानस शासन के विरोध में धीरे धीरे होने लगा। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था और वो है इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट विधेयक, इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक। ये बहुत ही रोचक तथ्य हैं हमारे लिए। ब्रिटिश जाति को हमारे प्रारंभिक उदारवादी नेताओं ने बड़ी न्यायप्रिय जाति स्वीकार किया था और उनका आचरण जो है वो इसके विपरीत रहा। इसका एक नमूना इल्बर्ट बिल में दिखाई देता है, इल्बर्ट विधेयक में दिखाई देता है। और इसका पूरा मजमून जो था वो इस प्रकार से था कि उस समय जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है, अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय युवक पलने बढ़ने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं और अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं, उनके द्वारा स्थापित परीक्षाओं को पास करके अब शासन के पदों पर भारतीय भी आने लगे हैं। इससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं है। अब भारतीय युवा ब्रिटिश व्यवस्था के तहत उस व्यवस्था में, उस प्रणाली में जो है शिक्षा ग्रहण करके अब जज बनने लगे हैं, न्यायालयों में भारतीय जज बनने लगे हैं। लेकिन ये कहानी अब अंग्रेज़ों को सहन नहीं होती है और उन्होंने घृणा के रूप में, जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि भारतीयों के प्रति जातीय घृणा उनकी रही, तो इंडियन जजेस को इन्होंने ब्लैक जजेस कहा, इंडियन जजेस को ब्लैक जजेस कहा। और कहा इससे आगे और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक जजेस को यूरोपियन कम्युनिटी के मुकदमे सुनने का ही अधिकार नहीं है, वह केवल भारतीयों के मुकदमे सुन सकते हैं। ब्लैक जजेज या भारतीय जो जज हैं वो यूरोपियन कम्युनिटी के मुकदमे, यूरोपियन कम्युनिटी में चाहे वो ब्रिटिशियंस हो, चाहे वो फ्रांसियन हो या अन्य कोई भी पोर्तुगीज़ हो या जो भी हो, क्योंकि उस समय कई सारे यूरोपियन राष्ट्रों की कई सारी कॉलोनीज़ भारत में उस समय बन रही थी। फ्रांस भी था, आपके पोर्तुगीज़ भी थे, डचेज भी थे, कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो संपूर्ण जो यूरोपियन कम्युनिटी थी उसके मुकदमे भारतीय जज नहीं सुन सकते हैं, यानी अंग्रेजों के शब्दों में ब्लैक जजेज नहीं सुन सकते हैं, जबकि जो यूरोपियन कम्युनिटी के जो जजेज हैं वो सभी के मुकदमे सुन सकते हैं। इससे बड़ा घोर अन्याय और अपमान नहीं हो सकता है, जो उनकी उदारता पर, उनकी न्यायप्रियता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये बात अब ये जो मध्यम वर्ग था वो समझने लगा था कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारतीयों के साथ में दोहरा व्यवहार किया है या इनका दोगला चरित्र क्या है। इस स्थिति में मिस्टर इल्बर्ट ने ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित किया जिसमें इस असमानता को दूर करने की बात कही गई, जिसका भारत में ज़बरदस्त विरोध अंग्रेजी कम्युनिटी ने, यूरोपियन कम्युनिटी ने किया और विरोध इतना तीव्र हुआ कि ब्रिटिश संसद को इस विधेयक को वापस लेना पड़ा। इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता थे उस संसद में, सांसद जो थे वो मिस्टर इल्बर्ट थे और उन्हीं के नाम से इस विधेयक को इल्बर्ट बिल कहा गया, इल्बर्ट विधेयक कहा गया। जिस इल्बर्ट विधेयक ने अंग्रेज़ों की सच्चरित्रता, अंग्रेज़ों की उदारता, सत्यता और न्यायप्रियता के दोहरे चरित्र को अब संपूर्ण भारतीयों के सामने रख दिया था, जिसको इस मध्यम वर्ग ने बढ़ा चढ़ा करके दुनिया के सामने रखा, उसको विस्तार से पूरे भारत को समझाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि इन विचारों को विदेशों में भी प्रचारित करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय अब संचार साधन धीरे धीरे विकसित होने लगे थे और एक स्थान पर घटने वाली घटनाएं दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी थी। ये इल्बर्ट बिल भी जो है एक तरीके से जातीय घृणा और जातीय वैमनस्य का उदाहरण, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। और ये अंग्रेज़ों की दमनात्मक नीतियों का ही एक हिस्सा था कि वो भारतीयों को किसी भी दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे।
इसके अलावा राष्ट्रवाद के उदय में एक और महत्वपूर्ण कारण था और वो था आर्थिक असंतोष। हालांकि इसका कुछ जिक्र हमने कल भी किया था, लास्ट वीडियो में भी किया था। आर्थिक असंतोष इन सब से हटकर के सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था। महत्वपूर्ण क्यों था? वो इसलिए महत्वपूर्ण, मेरे दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण आर्थिक कारण है क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो आपको अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं, अन्य सभी प्रकार की समानताओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चाहे वह आपकी सामाजिक समानता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, चाहे वह आपकी राजनीतिक समानता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो या आपको आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी प्राप्त, आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हो। इसीलिए ये कारण सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण मेरे दृष्टिकोण से है, क्योंकि इस कारण ने ही वास्तविक रूप से भारतीयों की अंतः प्रेरणा को झकझोर दिया। क्योंकि जो आर्थिक कारकों में जब भारत सोने की चिड़िया अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कहा गया, आप में गुप्त काल से लगा करके, मौर्य काल से लगा करके, राजपूत काल में और यहाँ तक कि आपके मुगल पीरियड में भी ये व्यवस्था चलती रही, सोने की चिड़िया ही बना रहा। लेकिन जब अंग्रेज व्यवस्था स्थापित हुई तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां इन्होंने संचालित करने का प्रयास किया कि भारत लगातार और लगातार गरीब होता गया और जो सोने की चिड़िया थी वो धीरे धीरे कंगाली के कगार पर पहुंचने लगी। अब ये सुनियोजित तरीके से इन्होंने भारत के पूरे आर्थिक तंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले भारत के ग्रामीण उद्योगों, कुटीर उद्योगों को इन्होंने नष्ट किया, भारत की कृषि व्यवस्था को नष्ट किया, भारत की सामाजिक व्यवस्था को नष्ट किया, भारत के सांस्कृतिक व्यवस्था को नष्ट किया और भारत की जो कृषि प्रधान या पशुपालन पर आधारित या ग्रामीण उद्योगों पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसका ब्रिटेन जैसे उन्नत और औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था के साथ खुली प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिया। एक बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसमें यह कहा जा सकता है कि एक 5वीं क्लास के, प्राइमरी क्लास के बच्चे की कुश्ती जो है कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के साथ करवा दी जाए। इस प्रकार से इन्होंने ऐसा प्रारंभ किया और चूंकि भारतीय व्यवस्था उस उन्नत व्यवस्था का मुकाबला नहीं कर सकी और उसका उल्टा परिणाम यही निकला कि भारत लगातार और लगातार आर्थिक रूप से बदहाल होते गया। समय समय पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे नियम, कानून, कायदे बनाए जिससे भारत की आर्थिक गतिविधियां और कमज़ोर होती जाए। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि कपास के जो है आयात निर्यात पर ऐसी व्यवस्था इन्होंने स्थापित की जिससे भारत के आर्थिक हितों के विपरीत इसका प्रयोग किया गया और जो है लंकाशायर की मिलों के आर्थिक हितों के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसके अलावा जैसे बिहार और कुछ क्षेत्रों में इन्होंने किसानों से जबरन नील की खेती करवाना प्रारंभ किया और नील की कृषि पर शासन ने अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि उसका व्यापार, उसकी खरीदारी शासन के द्वारा ही की जाएगी। किसानों को लागत भी नहीं मिल रही थी और किसान भूखों मर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई गई। इसी प्रकार नमक का व्यापार पर भी सरकार ने एकाधिकार कर लिया। मोनोपोली के तहत जो है नमक व्यापार भी जो है शासन ने अधिग्रहण कर लिया। जहाँ कहीं भी भारत को आर्थिक लाभ की स्थितियाँ थी, क्योंकि नमक का व्यापार सुदूर पश्चिमी देशों में भी भारत करता था, लेकिन जो है अंग्रेजों ने उस पर एकाधिकार करके उससे होने वाले लाभ को अपने लिए प्रयुक्त कर लिया। भारत को कच्चे माल की मंडी मात्र इन्होंने समझ लिया और यूरोप में ले जा करके, ब्रिटेन में ले जा करके उद्योगों से माल तैयार करके भारत में लाने लगे। इस प्रकार आर्थिक कारणों से इन्होंने भारतीय व्यवस्था को बिल्कुल घुटनों के बल पर ला दिया और भारत की आर्थिक स्थिति लगातार और लगातार बदतर होती गई। इसके विपरीत भारत के आर्थिक विकास को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। शासन के संपूर्ण कार्यों के लिए पैसा होता था। सेना पर बहुत बड़ा खर्च इन्होंने किया, प्रशासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा खर्च किया भारतीय राज खजाने से, लेकिन भारत के विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं था। सेना का दोहरा उपयोग करते थे। भारत के नाम पर सेना रखी जाती थी, लेकिन सेना का उपयोग तो साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए भारत से बाहर किया जाता था, लेकिन सेना का व्यय भारत की सेना के नाम से भारत के राज खजाने से दिया जाता था। इसीलिए भारत के विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचता था। इसी प्रकार से बहुत आर्थिक रूप से असंतुलित गतिविधियां इन्होंने स्थापित कर रखी थी। प्रशासन में उच्च